हेलो एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम GTU डिप्लोमा सेमेस्टर 1 की जो एग्ज़ाम आ रही है हमारी, उसमें 8 जनवरी को हमारा जो पेपर है मैथमेटिक्स 1, उसकी जो 70 मार्क्स की एग्ज़ाम आएगी हमारी, उसमें पहले क्वेश्चन में तो 14 MCQ रहते हैं हमारे, लेकिन क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 5 तक जो भी हमारे चैप्टर 1 से 5 तक के न्यूमेरिकल रहते हैं, उसमें से कौन से मोस्ट टाइम न्यूमेरिकल है, इस बार हमारा पेपर कैसे आने वाला है, तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें देखेंगे। और एक तरह के आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा वीडियो है वो पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस वीडियो में से 90% आपकी एग्जाम में आने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। जो भी न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि यही आएंगे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होगी। MCQ कहाँ करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं कि क्वेश्चन 2 का ए हमारा कौन से आने वाला है। तो पहला चैप्टर जो हमारा है उसमें से डिटर्मिनेंट टॉपिक के अंदर से ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके चलो तो देखते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है, उसकी वैल्यू 0 है, उसमें एक अननोन है x, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। काफ़ी सारे बच्चों को तो आता भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता उन्हें हम दिखा दें कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे x-2 दिया गया है, तो उसके साथ 2/2 का एक डिटर्मिनेंट आएगा जिसमें आएगा x-2 0 4। फिर हम लेते हैं -2, क्योंकि प्लस माइनस प्लस की साइन आती है, लास्ट में प्लस की साइन आएगी 2 के साथ, और आंसर हमें दिया गया है 0, इसीलिए हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। ओके चलो 2 के साथ आएगा -1 -2 2 4। ओके और लास्ट वाले 2 के साथ आएगा -1 x 2 0। चलो उसके बाद बाहर की जो वैल्यू है x-2 एज इट इज़, हमें अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि x इंटू 4 होगा 4x, -2 इंटू 0 हो जाएगा 0। ओके चलो -2 -1 इंटू 4 यानी -4, -2 इंटू 4 यानी -4। उसके बाद ये +2 एज इट इज़, -1 इंटू 0 यानी 0, -x इंटू 2 यानी कि 2x इक्वल टू 0 दिया गया है, तो हमें ऐसे ही लिखते रहना है। चलो उसके बाद आएगा यहाँ पे x-2 इंटू ब्रैकेट 4x - 0 यानी कि 4x, -2 इंटू -4 -4 यानी 0 हो जाएगा। आप कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 - 2x यानी कि -2x। अब ऐसा है कि बाहर यहाँ पे x-2 है, अंदर 4x है, तो हमें पहले x से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद -2 से। तो x इंटू 4x हो जाएगा 4x², -2 इंटू 4 हो जाएगा 8x, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, प्लस माइनस 2 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 4x इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे 8x है 4x है यानी हो जाएगा 12x, तो देयरफॉर 4x² - 12x इक्वल टू 0। दो टर्म है, दोनों में से 4 भी कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा। तो इन दोनों में से अगर हम 4x कॉमन निकालते हैं तो पहली टर्म में से x रह जाएगा, बीच में माइनस है, 4 3 जा 12 होगा, इसलिए यहाँ पे 3 रह जाएगा। अगर दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन 0 होती है तो यानी कि 4x 0 होगा, अदरवाइज x - 3 0 होगा। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके डिवीजन में जाएगा तो x की वैल्यू 1 0 आ जाएगी, और यहाँ पे -3 उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो ये वाला न्यूमेरिकल है, पहले चैप्टर में से मोस्ट टाइम भी है, जिसमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसमें से एक अननोन वैल्यू x फाइंड करनी है। काफ़ी सारे बच्चों का पहला चैप्टर हो गया होगा, और ये वीडियो मतलब मैंने स्टार्ट किया उससे पहले उनको आ भी गया होगा, उसका आंसर भी सबको पता ही होगा 0 और 3। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है। ओके चलो उसके बाद देखते हैं, सेव करता हूँ, लास्ट में PDF बनाऊँ भेज दूंगा आपके ग्रुप में टेलीग्राम पे। ओके चलो देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, फंक्शन में से लिया गया है। फंक्शन काफ़ी इजी चैप्टर रहता है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू दी गई है हमें f(x) इज इक्वल टू, सबसे पहले क्वेश्चन में दो वैल्यू दी गई है, √9 - x अपॉन √9 - x प्लस x। हमें प्रूव करना है इधर f(x) प्लस f(9 - x इक्वल टू 1। तो दो फंक्शन की एडिशन का आंसर हमें 1 लाना है, लेकिन
उसमें से ये जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वो तो हमें दी गई है क्वेश्चन में, तो हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 9 माइनस एक्स क्या आएगा। तो सिंपल है कि x की जगह हमें x 9 माइनस एक्स रिप्लेस करना है। तो देखो जरा, यहाँ इक्वल टू की लेफ्ट साइड मैंने x की जगह 9 माइनस एक्स लिखा है, तो इक्वल टू की राइट साइड जहाँ भी x होगा वहाँ हमें 9 माइनस एक्स रखना है। ओके चलो ऊपर देखो जरा, 9 माइनस एक्स की जगह लिखना है 9 माइनस एक्स, ब्रैकेट करके लिखेंगे। यहाँ भी सेम 9 माइनस एक्स की जगह 9 माइनस एक्स, और यहाँ पे तो सिर्फ x था तो उसकी जगह 9 माइनस एक्स। अब ये होगा ऐसा है कि यहाँ पे अगर माइनस है तो ब्रैकेट छोड़ते हैं तो ये माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, तो ऊपर कुछ ऐसा हो जाएगा 9 माइनस 9 प्लस एक्स हो जाएगा। नीचे सेम टर्म है ये हमारी 9 माइनस 9 प्लस एक्स, और यहाँ पे जो टर्म है एज इट इज़ 9 माइनस एक्स। तो यहाँ पे प्लस 9 माइनस 9 कट, और यहाँ पे भी प्लस 9 माइनस 9 कट। तो हमारी एफ ऑफ 9 माइनस एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से आई कि ऊपर अंडर रूट एक्स है, नीचे भी अंडर रूट एक्स, प्लस ये वाली टर्म है उसमें है अंडर रूट 9 माइनस एक्स। अब हमें ये प्रूव करना है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं LHS की एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 9 माइनस एक्स, तो देखो जरा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है अंडर रूट 9 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, बीच में प्लस की साइन है। उसके बाद एफ ऑफ 9 माइनस एक्स जिसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर को ऐड करना है। पहले के न्यूमरेटर में 9 माइनस एक्स प्लस दूसरी टर्म में है रूट एक्स। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, तो ऊपर नीचे सेम टर्म हो गई। दोनों को अगर कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1, जो कि हमारी RHS है जिसे हमें प्रूव करना है। तो फंक्शन का फंडा एकदम सिंपल सा है कि अगर हम x की जगह कोई दूसरी टर्म रखते हैं तो राइट हैंड साइड भी जहाँ भी x दिखे हमें वहीं पे वही टर्म लगानी है जो हमने लेफ्ट साइड पे ऐड की थी। ओके, तो ये दूसरा एग्जांपल है हमारा जो कि है फंक्शन से। ओके चलो उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि है ट्रिग्नोमेट्री से। अब ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी सारे बच्चे स्किप करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं जो भी न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ वो सबको करने हैं, ईजी भी है, और यहाँ पे मैं कराऊंगा तो सबको आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि हमें प्रूव करना है 1 + 10 25 इंटू 1 + 10 20 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 25 और 20 है, तो अगर इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी हमें उसी तरह से करनी है कि 10 45 को लिखना है 25 + 20। ओके, 45 के अगर हम दो पार्ट्स करेंगे तो 25 + 20 हो जाएगी। अब 10 45 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगानी है 10x + y की, जो कि इस तरह से है कि 10x + 10y, सॉरी 25 + 10 20 यानी कि 10x + 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। 10x यानी कि 10 25 इंटू 10y यानी कि 10 20। अब ये जो वाली टर्म डिनोमिनेटर है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएगी तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, यानी कि 1 माइनस 10 25 इंटू 10 20 इज इक्वल टू 10 25 प्लस 10 20। अब क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो तो कुछ अलग है, ये टर्म हमारी कुछ अलग आ गई। आंसर में हम देखते हैं यहाँ पे 2 लाना है, हमारे पास एक ही है जो वैल्यू है 1, तो ये जो माइनस वाली टर्म है उसे उस तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू 10 25 प्लस 10 20 प्लस 10 25 इंटू 10 20, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म थी उसे हम राइट हैंड साइड पे ले आए। अब देखो आंसर में हमें लाना है 2 और यहाँ पे है 1, तो हम ऐसा करेंगे कि एडिंग 1 ऑन बोथ दी साइड। क्या करेंगे, हम दोनों साइड 1 को ऐड करेंगे। तो ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आंसर में हमें 2 लाना है। तो यहाँ पे देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 + 1 हो गया, राइट हैंड साइड में भी मैंने 1 प्लस लिख दिया क्योंकि हमें दोनों साइड पे 1 ऐड करना था। चलो तो आंसर थोड़ा सा तो आ गया, मतलब एक साइड पे हमें जो 2 लाना था वो तो आ गया है हमारा।
अब राइट हैंड साइड पे हो गई हमारी 1 2 3 4 टर्म। ओके चलो, अगर हम इन दोनों को एक पेयर बना दें, जो कि आंसर में हमें लाना भी है 1 + 10 25, और ये जो दो टर्म है उसमें से 10 20 कॉमन निकल सकता है। तो देखो यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, उस तरफ हमारी वैल्यू 1 + 10 25 एज इट इज, और इन दोनों में से हम 10 20 को कॉमन निकाल दें। तो 10 20 को हम कॉमन निकालेंगे तो पहली टर्म में से कुछ नहीं बचेगा यानी 1, और इसमें से 10 25, तो 1 + 10 25। अब हो गया ऐसा कि दोनों में से 1 + 10 25 कॉमन निकलेगा। तो अगर मैं 1 + 10 25 कॉमन निकालता हूँ तो इस वाली टर्म में से कुछ नहीं बचेगा यानी 1, और यहाँ से हो जाएगा 10 20। तो ये तो आ गया जिसे हमें प्रूव करना था। देखो 1 + 10 25 × 1 + 20 = 2। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमें करनी है 10 45 से, क्योंकि 10 45 में से ही दो पार्ट्स निकलेंगे 25 और 20, और इन दोनों का एडिशन करके ही हम 45 बना सकते हैं, जो कि आंसर में दिया ही गया है 25 + 20। तो उस तरह से हमने, और ये जो एक टर्म है जो हमें याद रखनी है कि यहाँ पे 10 45 की वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन हमें आंसर में 2 लाना है, इसी वजह से हमें दोनों साइड 1 को ऐड करना पड़ेगा। अब ऐसा है कि 1 + 1 2 तो हो जाएगा, तो एक साइड पे तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे भी हमें जो आंसर लाना है वो 1 की वजह से ही आएगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्री जिसे आता होगा तो उसने तो वो ये वाला क्वेश्चन किया भी होगा, हमारी प्लेलिस्ट में चैप्टर 2 में मैंने ये करवाया है। लेकिन जिसको नहीं आता है तो इसी तरह से 1-2 बार आप करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा, मतलब दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सेव नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको ये PDF बना के इसका जो सॉल्यूशन है वो अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसका पूरा सॉल्यूशन, मतलब पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं लिख के भेज दूंगा आपको। ओके चलो, क्वेश्चन 3 का भी, मतलब हमने क्वेश्चन 2B, तो क्वेश्चन 2A में जो 3 न्यूमेरिकल थे जो हमने कर दिए हैं। अब क्वेश्चन 2B जो कि हमारा होता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन का, जो हमने पहले किए क्वेश्चन, जैसे कि ये 3 क्वेश्चन थे हमारे, ये जो क्वेश्चन 2A है उसमें हमें अटेम्प्ट एनी 2, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ 2 करने हैं, और दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो गए, इसलिए हमारा क्वेश्चन 2A 6 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन 2B जो है उसमें भी ऐसा है कि अटेम्प्ट एनी 2, यानी हमें 3 न्यूमेरिकल दिए गए हैं, उसमें से कोई भी 2 करने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स के रहेंगे। ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा लॉगरिथम में से है, जिसमें हमें वैल्यू दी गई है कुछ इस तरह से कि log a + b/3 = 1/2 × log a + log b, then prove that a² + b² = 7ab। इस तरह के जो लॉगरिथम में क्वेश्चन है, आई थिंक 3 या 4 है। a = b लाना है, एक में है a² + b² = 6ab, और a² + b² = 9ab है, और ये जो है हमारा 7ab। इम्पोर्टेंट है, ये अगर आ जाएगा तो बाकी के 3 भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखना है, log a + b/3 = 1/2 × log a + log b। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली जो टर्म है उसे एज इट इज रहने देना है, log a + b/3 = 1/2 भी एज इट इज रहेगा। इन दोनों ये दोनों टर्म लॉग की है और बीच में प्लस है, अगर 2 लॉग प्लस में होती है तो एक ही लॉग रह जाती है, और इन दोनों में हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, रूल नंबर 1। ओके चलो, उसके बाद log a - b/3 एज इट इज। अब लॉग की एक और दूसरी फॉर्मूला है कि लॉग वाली टर्म में अगर पावर दिया गया है तो वो पावर आगे आ जाता है, आप सबको पता ही होगा। तो ये जो फॉर्मूला है हमारी कि पावर आगे आ सकती है, तो जो टर्म आगे होगी उसे हम पावर में भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1/2 है उसे हम पावर में ले जाएंगे, तो कुछ इस तरह से होगा, log ab⁻²। ओके चलो, अब दोनों साइड लॉग आ गया, हमें आंसर में लॉग तो लाना नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि रिमूविंग लॉग फ्रॉम दी बोथ साइड, रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ दी साइड्स। ओके चलो, हम दोनों तरफ से अगर लॉग को हटा दे
तो यहाँ पे रहेगा a माइनस बी बाई 3 और उस तरफ रह जाएगा ए बी रेज टू 1/2। अब मैंने आंसर में ही देखा कि हमें लॉग नहीं लाना है। अब आंसर में एक दूसरी भी बात है कि हमें आंसर में स्क्वायर लाना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, तो हम ऐसा करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलो हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर लेते हैं तो ऐसा होगा a माइनस बी बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज टू 1/2 है, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला होगी कुछ इस तरह से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि 9/10 में आती थी। नीचे 3 का स्क्वायर निकालना है, वो हो जाएगा 9। यहाँ पे पावर कट हो गई है, यानी रह गया है सिर्फ ab। अब यहाँ पे जो 9 डिनोमिनेटर में है उसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9ab। अब ये जो माइनस 2ab है उसे हम उस तरफ, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे प्लस था मैंने माइनस कर दिया, हाँ, तो ये जो हमारा प्लस 2ab है उसे हम उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस तरफ हमारे पास है 9ab और ये प्लस 2ab उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस 2ab, यानी कि 9 में से 2 निकल जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ 7ab, जो कि हमारा आंसर है जो हमें प्रूव करना था। ओके, फिर से एक बार देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है log a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b। तो सबसे पहले हमने ऐसा किया कि ये दो log में प्लस था इसीलिए मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर पावर की फॉर्मूला अप्लाई की कि अगर पावर होती है तो वो आगे आती है, तो आगे वाली टर्म को हम पावर में ले गए, फिर दोनों तरफ से log को हटा दिया। अब काफ़ी टीचर ऐसा करता है कि ऐसे log को कट कर देते हैं, लेकिन वो गलत बात है। लॉग को हम ऐसे काट नहीं सकते, हमें सिर्फ ऐसे सिंपल वर्ड में लिखना है कि रिमूविंग लॉग फ्रॉम दी बोथ साइड। तो यहाँ पे रहेगा a प्लस बी बाई 3 और यहाँ पे a b रेज टू 1/2। फिर मैंने आंसर में देखा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर लाना है, लेकिन हमारे पास तो स्क्वायर है नहीं, इसलिए हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। लेकिन यहाँ पे a b की 1/2 पावर थी तो ये 2 कट हो गया, और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला हो गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर निकल के आ गया 9। ये 9 को हम ऊपर ले गए, 9ab, ये प्लस 2ab उस तरफ जाके माइनस 2ab हो गया, तो हमारा आंसर जो लाना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन 2b का दूसरा। फंक्शन का है, काफ़ी सिंपल है। इस तरह के न्यूमेरिकल नई पेपर स्टाइल, यानी कि जो नया हमारा कोर्स आया 2025, उसके बाद दोनों पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। यही आया था ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, इस तरह का आया था, तो इस बार भी चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपकी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सबसे इजी है, मेरे लिए नहीं आपके लिए भी। चलना बेटा, इसको नहीं जाना, कोई बात नहीं। चलो, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है हमारी x स्क्वायर प्लस 1, जो कि क्वेश्चन में दी गई है। हमें फाइंड करना है f(5) माइनस f(3) अपॉन f(1). तो मैंने एक फंक्शन का आगे न्यूमेरिकल करवाया कि जिसमें f(x) की वैल्यू दी गई थी और हमने f(9 माइनस x) फाइंड किया है। तो सिंपली यहाँ पे f(x) दिया गया है, मुझे f(5) की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे x की जगह 5 रखा, तो राइट साइड पे भी मैं x की जगह 5 रखूँगा। मुझे पता है कि 5 का स्क्वायर 25 है, उसमें प्लस 1 करूँगा तो f(5) की वैल्यू हो जाएगी मेरी 26। ओके, चलो दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है f(3), यानी कि x की जगह हमें रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी f(3) की वैल्यू हो गई हमारी 10। तीसरी भी एक वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है f(1). ओके, चलो तो x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर, क्यूब नहीं, 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो f(1) की भी वैल्यू निकल आई। हमें जो फाइंड करना है नाउ f(5) माइनस f(3) अपॉन f(1) इज इक्वल टू, हमने सारी वैल्यू फाइंड करी है, तो इसमें अब सब्सटीट्यूट करेंगे। f(5) की जगह 26 माइनस f(3) की जगह 10 अपॉन f(1) की जगह है 2। ओके, तो 26 माइनस 10 यानी 16/2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8।
देखा सबसे इजी है फंक्शन वाला जो चैप्टर है, मतलब जो टॉपिक है हमारा, वो पूरे मैथमेटिक्स 1 के अंदर सबसे इजी है। ठीक है, सिंपल है कि x की जगह हम जो भी टर्म से रिप्लेस करेंगे वही टर्म हमें उस तरफ भी रिप्लेस करनी है। ओके चलो, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2b का दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 2b का थर्ड। वो भी लॉग में से लिया गया है कि यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो इस तरह से है कि log x इंटू log 16 अपॉन log 32 इज इक्वल टू log 256। क्वेश्चन में ही लिखा है कि इफ log x इंटू log 16 अपॉन log 32 इज इक्वल टू log 256 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन भी हमें x का ही बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर जो log x है उसे यहाँ पे rखते हैं, log 32 को ऊपर ले जाएंगे और log 16 को नीचे लाएंगे। तो ये हो गया हमारा log 256 इंटू log 32 अपॉन log 16। अब जैसा कि मैं जानता हूँ 16 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 256। तो हम 256 की जगह लिखेंगे log 16 का स्क्वायर। अगर आप नहीं जानते तो आप कैलसी में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया log 16 स्क्वायर अपॉन log 16 इंटू log 32। अब मेरे आगे क्वेश्चन में आपको दिखा है कि log में अगर कोई पावर रहती है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे log x इज इक्वल टू 2 टाइम्स log 16 अपॉन log 32 अपॉन log 16। तो यहाँ पे ऊपर नीचे log 16 तो अब कट हो जाएगा, तो रह गई वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से log x इज इक्वल टू 2 टाइम्स log 32। अब अभी हमने देखा कि अगर पावर रहती है तो वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पे जो आगे टर्म है उसे हम पावर में ले जाए तो log x इज इक्वल टू log 32 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ log आ गया तो हम लिखेंगे ऐसे कि क्या लिखा था आगे हमने, रिमूविंग log फ्रॉम दी बोथ साइड। तो x इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर, कैलसी में कर दो 32 का स्क्वायर तो आंसर आ जाएगा 1024, जो कि हमारी x की वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी थी। तो ऐसे भी टेक्स्ट बुक में 3 से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका मतलब ऐसा नहीं कि यही करना है। इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल आपको दिख जाए, मतलब क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में दिख जाए या तो फिर आपके पास टेक्स्ट बुक हो उसमें दिख जाए, तो ये वाले क्वेश्चन आपको कर देने हैं। फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि यही आएगा, 90% चांस है यही आएगा, लेकिन जो 10% है उसके लिए आपको इस तरह के जो भी टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल दिख जाए वो आप सबको कर लेने हैं। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 3A। फिर से 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, 3 दिए गए हैं और ये 3 मार्क्स वाले हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्री में से, वैल्यू कुछ इस तरह से दी गई है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो ऐसे लिखता हूँ, LHS में दिया गया है sin A प्लस sin 2A प्लस sin 3A अपॉन cos A प्लस cos 2A प्लस cos 3A। अभी मैंने चैप्टर 2 का 1 शॉट रिवीजन करवाया था, उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन रखे थे और तभी मैंने बताया था कि इस बार एग्जाम में ये वाले न्यूमेरिकल आने ही वाला है। तो ये जो न्यूमेरिकल है हमारा इंपॉर्टेंट है। अब आंसर में देखो हमें tan 2A लाना है, तो tan 2A लाना है तो sin 2A अपॉन cos 2A tan 2A हो जाता है। तो इन दोनों को हम छेड़ेंगे नहीं, हमें sin A और sin 3A की फॉर्मूला लगानी है। तो दूसरा स्टेप में मतलब सेम ही लिखता हूँ लेकिन इन दोनों की पेयर बना रहा हूँ, sin A प्लस sin 3A। ये sin 2A को हमें छूना नहीं है कि वो तो आंसर लाने में हमारी हेल्प करेगा। नीचे भी ऐसा ही करता हूँ, cos A प्लस cos 3A को रहने देता हूँ और cos 2A एज इट इज। चलो तो s प्लस एस हो गया, तो s प्लस एस की फॉर्मूला है हमारी 2sc और नीचे है c प्लस सी जिसकी हमारी फॉर्मूला है, यहाँ नहीं लिखा सा सकता, ओके कोई बात नहीं, c प्लस सी हो गया हमारा 2cc। तो हम ऊपर लगाएंगे s प्लस एस यानी कि 2sc, तो 2 टाइम्स साइन, पहले ब्रैकेट में दोनों का एडिशन करना है डिवाइड बाई 2 और 2sc का मतलब है 2 साइन कॉस, तो पहला साइन हो गया, अब कॉस
उसमें दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2। ओके चलो ये साइन 2 है एज इट इज। नीचे c प्लस सी लगानी है यानी कि 2cc वाली फॉर्मूला। तो 2 टाइम्स कॉस, पहले में दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 और दूसरे में दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस 2 है एज इट इज। अब काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं कि कॉस a माइनस 3 है यहाँ पे कट कर देते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास ये प्लस माइनस की साइन रहती है तो क्वेश्चन में ऐसे कट नहीं होता। तो क्या करना है, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे a प्लस 3 है 4a हो जाएगा और 4a डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2a होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो पहले 2 एज इट इज साइन a प्लस 3 है यानी 4a डिवाइड बाई 2 तो 2a हो गया, और यहाँ पे a माइनस 3 है वो हो जाएगा माइनस 2a डिवाइड बाई 2 अगर करते हैं तो कॉस ऑफ माइनस a आएगा। चलो ये प्लस साइन 2 एज इट इज अपॉन 2 टाइम्स कॉस। देखो यहाँ पे a प्लस 3 है यानी 4a डिवाइड बाई 2 तो वो भी हो गया 2a, और दूसरे कॉस के अंदर a माइनस 3 है यानी माइनस 2a डिवाइड बाई 2 तो वो हो गया माइनस a। और जैसा कि मैंने कहा था cos 2a को हम छेड़ेंगे नहीं। अब देखो जरा, ऊपर यहाँ पे sin 2a, यहाँ भी sin 2a, नीचे यहाँ पे cos 2a, यहाँ भी cos 2a, तो उन्हें हम कॉमन निकालते हैं। तो ऊपर से आ गया sin 2a कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा पहली टर्म में से 2 टाइम्स cos माइनस a और दूसरी टर्म में कुछ नहीं यानी कि 1। नीचे से हम कॉमन निकालते हैं cos 2a को, तो अंदर पहली टर्म में से रह गया 2 टाइम्स cos ऑफ माइनस a, दूसरी में कुछ नहीं यानी कि +1। मैंने पहले ही बताया कि अगर टर्म प्लस माइनस में रहती है तो कट नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आ जाती है तो वो कट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट, साइन 2a अपॉन कॉस 2a यानी कि tan 2a की जो हमारी RHS है। तो यहाँ भी हमने प्रूव कर दिया। दो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया हमने, s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc और c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc। तो ये जो दो फॉर्मूला है आपको याद करनी है। ट्रिग्नोमेट्री आप अगर देखो, मतलब पूरा चैप्टर आप करने जाओ तो थोड़ा सा टफ रहेगा क्योंकि काफ़ी सारी फॉर्मूला आई थी, लेकिन यहाँ पे मैं जो करवा रहा हूँ इतने न्यूमेरिकल आप कर देते हो तो मतलब पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्री तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एग्जाम में आएगा उसका आप 80 से 90% अटेम्प्ट कर लेंगे इस टाइप के अगर आप न्यूमेरिकल कर देते हैं। मतलब हमने अब तक 2 टाइप के न्यूमेरिकल कर दिए, आगे वो 1045 वाला था एक, और ये दूसरा हो गया। अब तीसरा भी देखते हैं। तो तीसरा है हमारा ये tan इनवर्स वाला। तो इसमें एक फॉर्मूला है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रहता है ऐसा है कि अगर आपको फॉर्मूला आएगी तभी आएगा वो टॉपिक, लेकिन काफ़ी सारी नहीं, लेकिन जो 2-3 फॉर्मूला है, जैसे इसमें हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि 2 tan इनवर्स वाली टर्म होती है तो उसकी फॉर्मूला में एक ही tan इनवर्स हो जाता है और ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई, नीचे 1 माइनस एक्स वाई। तो यही फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करनी है। जैसे हम देख सकते हैं क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 टाइम्स tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। यहाँ पे 2 टाइम्स tan इनवर्स लिखा गया है, तो देखते हैं LHS में हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसे। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स 2/3, अब 2 टाइम्स का मतलब है एक टाइम भी होगा और प्लस करके दूसरी टाइम भी होगा, 2 टाइम होगा तभी तो ये वाली फॉर्मूला लगेगी। अब इसे हम x मान लेंगे, इसे y। तो फॉर्मूला ऐसी है कि दोनों में से एक ही tan इनवर्स को अब लिखना है, ऊपर इन दोनों का एडिशन 2/3 प्लस 2/3, जैसे कि यहाँ x प्लस वाई है, नीचे 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 माइनस 2/3 इंटू 2/3। चलो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 3 3 जा 9 हो जाएगा। नीचे यहाँ पे 3 3 जा 9, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 3 3 जा 9 जो कि हमारा एलसीएम है। तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम कट हो गए, ऊपर 6 प्लस 6 यानी कि 12, और नीचे 9 में से अगर 4 निकल गया तो 5। तो ये वाला क्वेश्चन तो शुरू होते ही खत्म हो गया। 3 मार्क्स का है, लेकिन आप देखें तो 1 2 3 4 स्टेप में ही खत्म हो गया, लेकिन वही क्वेश्चन 8 स्टेप में भी होगा अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आती।
क्योंकि जिसे नहीं आता वो काफ़ी ज़्यादा लिखता है, और जिसे ये वाली फॉर्मूला आती होगी तो वो सिंपली ऐसे ही आंसर ला देगा। और कुछ बच्चे होते हैं जैसे जिसे नहीं आता तो वो काफ़ी कुछ लिखते हैं, कुछ फॉर्मूला खुद ही बना देते हैं। ओके चलो, उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो है चैप्टर नंबर 4 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है। लाइन का है क्वेश्चन, जिसमें ऐसा दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 6 एंड -2 5 ऑल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें से लाइन का इक्वेशन बनाना है और उस लाइन का स्लोप भी हमें फाइंड करना है। तो अगर 2 पॉइंट दिए गए हो तो उसकी स्लोप ऑफ स्लोप नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी उसकी फॉर्मूला हमें लगानी है इधर। ये भी सिंपल है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम नाम दे देते हैं कि लेट पॉइंट 1 6 इज इक्वल टू x1 y1, और दूसरा जो पॉइंट है हमारा -2 5, इसको हम नाम दे देते हैं x2 y2। और लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस तरह से ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारी टर्म है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला है स्लोप की जो हमें फाइंड करना है। तो इसकी जो वैल्यू आएंगी हम लास्ट में ऐसे ही लिख देंगे कि देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके चलो, तो हमने x1 y1 और x2 y2 की तो वैल्यू ले ली है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। तो देखो y माइनस, तो y1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 जिसकी वैल्यू है 1। देखो अब सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस 6 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 हो गया -1 अपॉन -2 माइनस 1 यानी -3 इंटू x माइनस 1। ये दो माइनस अगर हम निकाल देंगे तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 1। तो मैंने पहले ही बोला कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की जो वैल्यू आएगी वही हमारा स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। तो हमारी स्लोप की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई 1/3। अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। 6 को हम 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3 6 18 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 1 तो एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस 3y हो जाएगा -3y और ये -18 हो जाएगा +18। तो देयरफॉर x प्लस 3y नहीं सॉरी -3y -1 प्लस 18 हो जाएगा +17 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। और मैंने पहले ही बताया कि स्लोप हमारा आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह से स्लोप ऑफ लाइन, जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है कि स्लोप ऑफ लाइन हमारी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 1/3। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से लाइन का क्वेश्चन हो गया है, जिसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए गए थे, उसमें से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी बनाना था और स्लोप ऑफ लाइन भी फाइंड करना था। तो इसके लिए आपको ये वाली जो फॉर्मूला है वो याद रखनी है, और आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हो तो उसमें से इस टाइप का दूसरा भी एक न्यूमेरिकल आपको खुद से कर लेना है, तो अभी ये पक्का हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही न्यूमेरिकल करेंगे और आपको सब न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ओके चलो, इसमें जो हमारा क्वेश्चन 4 भी है, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा ग्राफ। मैंने पहले ही बोला है कि ग्राफ वाला जो न्यूमेरिकल है वो 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा, मतलब 100% है। चलना मेरे भाई। ओके चलो, तो ग्राफ हमें करने हैं साइन एक्स और कॉस एक्स के, मतलब 2 ही ग्राफ आपको रेडी करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इस बार ऐसा लगता है कि साइन एक्स का आएगा, पिछली बार कॉस एक्स का ग्राफ आया था, तो इस बार साइन एक्स का आने की पूरी संभावना है। और यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ है वो 0 to पाई में ड्रॉ करना है। तो 0 to पाई यानी कि 0 to 180 डिग्री में करना है। अब मैंने यहाँ पे ग्राफ तो डिस्प्ले किया नहीं, लेकिन अभी मैंने चैप्टर 2 का 1 शॉट रिवीजन करवाया, उसमें भी मैंने बताया था कि ग्राफ का एक वीडियो पहले से हमारी चैनल पे और काफ़ी अच्छे से मैंने ग्राफ ड्रॉ करके समझा है आपको कैसे करना है।
वन शॉट में मैं ऐसे नहीं समझा सकता कि ग्राफ कैसे करना है, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ अभी। और क्वेश्चन आएगा ही आएगा साइन एक्स का या कॉस एक्स का, तो आपको ग्राफ स्किप करना नहीं, क्योंकि ग्राफ एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करनी आप, मतलब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर वो आते हैं तभी आपको ग्राफ आएगा। लेकिन मेरी जो मेथड है वो सबसे ईजी है, मतलब आप चाहो तो मैं 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ये ग्राफ सिखा सकता हूँ, मतलब उतना ईजी है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, मतलब जो भी पहले सेमेस्टर में है, उन सभी को ग्राफ को स्किप नहीं करना है। भले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में है, लेकिन आपको ये ग्राफ कर देना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप ग्राफ कर लेना। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फिर से tan इनवर्स वाला है, लेकिन इसमें आंसर हमें लाना है 5/2। फॉर्मूला वही अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है, तो पहले हम कोई भी 2 टर्म में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद तीसरी टर्म में करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रूव करना है, तो मैं LHS में लिखता हूँ कि LHS में हमें दी गई है वैल्यू tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 10/11 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले ये जो 2 टर्म है उसमें tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक ही tan इनवर्स लिखना है, उसके बाद यहाँ पे उन दोनों का एडिशन यानी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि xy। और ये जो tan इनवर्स 1/4 है उसे हम एज इट इज़ लिखते चलेंगे। ओके चलो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो tan इनवर्स 2 × 11 यानी 22 प्लस 3 × 10 यानी कि 30, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा 33। नीचे अच्छा यहाँ पे 2/3 था, यहाँ पे 2/3 इंटू, ओके चलो यहाँ पे 11 × 3 यानी 33, उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 माइनस 2 × 10 यानी कि 20/33 प्लस ये वाली जो टर्म है हमारी एज इट इज tan इनवर्स 1/4। चलो यहाँ पे 33 का 30 प्लस 22 यानी हो जाएगा हमारा 52, तो tan इनवर्स 52 अपॉन 33 में से अगर हम 20 निकालेंगे तो हो जाएगा 13 प्लस ये जो tan इनवर्स 1/4 है वो एज इट इज़। और अगर हम यहाँ पे कट कर दे यानी 13 4 × 52 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब ऐसा है कि यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ पे 4 है, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो हम क्या करेंगे कि ये जो tan इनवर्स 4 है उसकी जगह cot इनवर्स 1/4 लिखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि tan इनवर्स जो है यानी कि tan और cot दोनों के रेसिप्रोकल है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि cot इनवर्स और tan इनवर्स में यदि दोनों की वैल्यू सेम रहती है तो उसका आंसर π/2 आता है, वो फॉर्मूला है। तो हम सीधा उसकी जगह π/2 लिख देंगे तो हमारी RHS आ जाएगी, यानी कि हमने जो आंसर लाना था वो प्रूव हो गया। क्या किया मैंने, यहाँ पे tan इनवर्स 4 था तो tan इनवर्स वो cot का रेसिप्रोकल होता है, तो tan इनवर्स 4 की जगह मैंने cot इनवर्स 1/4 लिख दिया, और tan इनवर्स में भी 1/4 और cot इनवर्स में भी 1/4, यानी कि दोनों की वैल्यू अगर सेम होती है तो उसका आंसर आ जाता है π/2, जो कि एक फॉर्मूला है। चलो उसके बाद देखते हैं 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो है वेक्टर्स में से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वेक्टर जो है हमारी मैथमेटिक्स 1 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खास करके बैक बेंचर के लिए। जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 जो हमारा वेक्टर्स है वो इतना पक्का करना है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 18 to 20 मार्क्स का आएगा, और आपको पास होने के लिए सिर्फ 23 लाना है। उसमें भी मैंने बता दिया कि 4 मार्क्स का जो ग्राफ है वो तो करना ही करना है, और पहला चैप्टर भी आपको डिटर्मिनेंट फंक्शन आता ही होगा। तो इतने में मतलब सभी बच्चे पास तो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको स्कोर करना है तो ये वाला वीडियो देखते रहना। जितने भी न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उसी टाइप के सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो चलो यहाँ पे a और b की वैल्यू दी गई है, हमें फाइंड करना है a + b क्रॉस a - b। तो सबसे पहले हम a और b की जो वैल्यू दी गई है उसे लिखते हैं। तो वेक्टर a बार इज इक्वल टू दिया गया है 2i - a,
तो i का कोएफिशिएंट 2, j का -1, k नहीं दिया गया तो उसे हम 0 लिख देंगे। उसके बाद b बार की वैल्यू अगर लेते हैं तो वो है 1 3 -2। चलो उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी a माइनस बी। तो सबसे पहले हम a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड करेंगे। चलो a प्लस बी यानी a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, सिंपल एडिशन करना है पहले टर्म का, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 + 3 2 हो जाएगा, 0 + -2 हो जाएगा -2। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई हो a प्लस बी की वैल्यू है। चलो उसके बाद हमें करना है a माइनस बी। तो a माइनस बी में सिंपली पहले a की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद माइनस करके b की वैल्यू। तो चलो 2 - 1 हो गया 1, -1 - 3 यानी -4, 0 - -2 हो गया +2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी a माइनस बी की। अब a प्लस बी भी मिल गया, a माइनस बी भी मिल गया, लेकिन हमें करना है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लिखते हैं इस तरह से कि अगर हम a प्लस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी के साथ, तो हमें करना है डिटर्मिनेंट पहली लाइन में लिखना है i j के, उसके बाद a प्लस बी की वैल्यू जो कि हमारी है 3 2 -2 और a माइनस बी की वैल्यू है 1 -4 2। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कैप दी गई है, मतलब आई जे के पे कैप लिखते हैं, तो हम भी उस तरह से आई जे के पे कैप लगाएंगे। चलो उसके बाद क्या करना है, डिटर्मिनेंट जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि प्लस माइनस प्लस की साइन देनी है, तो सबसे पहले आई के साथ आएगा प्लस, एक स्टेप डायरेक्ट कर लाओ, उसके साथ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 2 2 = 4, बीच में -4 × -2 हो जाएगा हमारा 8। चलो जे के साथ माइनस की साइन लगाएंगे तो 3 2 = 6 -2 × 1 हो जाएगा -2। के साथ प्लस की साइन आएगी, उसमें आएगा हमारा -4 3 = -12, बीच में माइनस और 1 2 = 2 यानी हो जाएगा -12 -2। चलो अब सिंप्लीफाई करें तो 4 - 8 यानी -4, 6 -2 हो जाएगा 8 और के साथ आ जाएगा -14। अगर हम इसे ऐसे ही रहने दें, उसके बाद हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस। तो हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मॉड्यूलस इस तरह से निकलेगा, √ऑफ आई जे के जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर का एडिशन करना है। जैसे यहाँ के i के साथ -4 है उसका स्क्वायर, j के साथ -8 है उसका स्क्वायर और k के साथ है -14 उसका स्क्वायर। कैलसी में हम स्क्वायर निकालेंगे, सबसे पहले 4 का हो गया 16, 8 का हो गया 64 प्लस 14 का हो गया 196। इन तीनों का अगर एडिशन करेंगे हम तो वो हो जाएगा 4 यानी 260 प्लस 17 यानी 276 और उसका रूट निकल जाएगा 24। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मॉड्यूलस। ओके चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 4 है। पहला क्वेश्चन है जिसमें 3 वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी। सबसे पहली टाइप जो है हमारी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से आई थिंक सबको आती भी होगी। 3 वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी, उसमें से हमें 3a - 2b + 4c की वैल्यू फाइंड करके उसका मॉड्यूलस करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन आता भी होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन हमें लिखना कैसे है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जो भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में उसे हमें लिखने कैसे है। चलो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी की जो भी वैल्यू दी गई है हमें लिखनी है कि हियर ए वेक्टर दिया गया है 3i - 4k यानी 3 - 1 - 4। उसके बाद बी बार की वैल्यू लिखनी है जो कि है हमारी, देखो यहाँ पे 4j - 2i - 3k ऐसा लिखा है, यानी थोड़ा सा कंफ्यूजन। पहले i का कोएफिशिएंट ही लिखना है जो कि i का कोएफिशिएंट है -2, उसके बाद j का कोएफिशिएंट जो कि है +4 और k का है -3। चलो उसके बाद c बार देखते हैं। तो c बार में i j के, उसमें भी i j के लाइन में नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं -i लिखा है तो यानी -1 हो गया i का कोएफिशिएंट, 2j लिखा है यानी +2 होगा, j का कोएफिशिएंट और -k यानी कि -1। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि वेक्टर में जो i j k की ऑर्डर में आने चाहिए उसकी जगह वो लोग ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, और बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन देख के खुश इतने हो जाते हैं कि ये तो मुझे आता ही है,
तो लिखने लग जाते हैं कि पहले ऐसे ही 4 - 2 - 3 लिख देंगे। तो आपको देखना है कि सबसे पहले i का कोएफिशिएंट ही आएगा, उसके बाद j का आएगा और उसी के बाद k के जो भी कोएफिशिएंट हो वो आपको i j k के ऑर्डर में ही लिखना है। चलो तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे 3a - 2b + 4c। तो मैं ऐसा लिखूंगा 3a - 2b + 4c इज इक्वल टू, तो पहले 3 लिखना है, उसके बाद जो a की वैल्यू हमने फाइंड की है 3 - 1 - 4। चलो उसके बाद -2b है तो -2 लिख के b की वैल्यू लिखनी है जो कि है हमारी -2 4 - 3। उसके बाद लिखना है +4c, तो +4 करके c की वैल्यू लिखेंगे जो कि है -1 2 -1। चलो यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। आप कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी प्लस माइनस में भूल होती है तो। चलो उसके बाद यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए जरा यहाँ पे भूल करते हैं बच्चे, क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस को नहीं, तो माइनस तो बाहर ही रह जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। यहाँ भी प्लस बाहर रहेगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 और 4 1 जा 4। चलो अब कैलसी लेना है जिसमें पहले लिखेंगे 9, फिर बीच में माइनस, फिर लिखेंगे -4, फिर बीच में लिखेंगे प्लस और फिर लिखेंगे -4, यानी कि जो भी वेक्टर की पहली टर्म है और बीच में जो साइन है वही लिखना है। चलो आंसर आ जाएगा हमारा 9। चलो उसके बाद -3 - 8 + 8 तो वो हो गया -3। उसके बाद -12 -6 प्लस -4 तो वो हो जाएगा -10। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई 3a - 2b + 4c की, लेकिन हमें फाइंड करना है इसका मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस यानी हमें करना क्या है, तो जैसे हमने आगे किया था कि जो भी हमारे जो वेक्टर के कोएफिशिएंट आते हैं उनके स्क्वायर का एडिशन, 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हो गया हमारा 81 प्लस 3 का हो गया 9 और 10 का हो गया 100, यानी कि हमारा आंसर हो गया √190। तो वेक्टर की पहली टाइप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ABC की वैल्यू हमें दी, मतलब क्वेश्चन में ही दी गई होती है और क्या फाइंड करना है वो भी दिया गया होता है। तो सिर्फ हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन यही सब करना है, तो ये जो है वो सबसे इजी रह जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन 4A चल रहा है हमारा, उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी वेक्टर में से ही है। अब ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमें 2 वेक्टर दिए गए हैं उसके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। गुजराती में कहूँ तो खूणो शोधवानो है। गुजराती मीडियम वाले बच्चे कब से सोच रहे होंगे कि सारे वीडियो गुजराती में डालते हैं सर, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वंस और रिवीजन का वीडियो होता है वही हिंदी में डालते हैं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिन्हें गुजराती थोड़ा बहुत समझ में आता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, जैसे यहाँ पे मैंने खूणो ऐसा बोला तो वो ऐसे सोचते हैं कि खूणो वो क्या होता है, क्योंकि वो एंगल की तरह के ही जानते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मतलब जो गुजराती मीडियम वाले बच्चे हैं, वो एंगल को भी समझ जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वन शॉट IMP का वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बेनिफिशियल भी होगा, लेकिन गुजराती मीडियम वाले बच्चे भी ये वीडियो देख के सभी चीज समझ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो हिंदी में है तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को ही शेयर करें, जो गुजराती मीडियम में पढ़ रहा है वो भी ये वीडियो में से काफ़ी सारी तैयारी कर लेगा। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आपके पास आ गया है तो शेयर कर देना, क्योंकि मान लो कि ये वीडियो जो है वो हमारा जो 8 तारीख को जो पेपर है वो क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला ही है। ठीक है, ज़्यादा खबर मत पहुंचा देना, अगर GTU तक पहुंच गया तो मेरे पे केस भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही पेपर आने वाला है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके चलो, तो यहाँ पे ऐसा है कि 2 वेक्टर दिए गए हैं, उन दोनों वेक्टर के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल की एक फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू A.B, यानी कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सबसे इजी फॉर्मूला है ये, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो इजी है फाइंड करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 वेक्टर दिए गए हैं उसे हम AB का नाम दे देंगे। चलो I का कोएफिशिएंट 1, J का हो गया 2 और K का 3। दूसरा वेक्टर B का नाम देंगे तो I का कोएफिशिएंट -2, J का हो गया 3 और K का 1। अब हमें cos थीटा फाइंड करना है, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और
डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट उन सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर का एडिशन, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, वो हो गया हमारा 14। चलो मॉड ए हो गया यहाँ पे। उसके बाद मॉड बी फाइंड कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। माइनस के अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस ही आएंगे। तो मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो अंडर रूट माइनस आएगा ही नहीं। जैसे -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 3 का 9 प्लस 1 का 1, यानी ये भी हो गया अंडर रूट 14। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद फॉर्मूला में देखते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी 1 2 3 डॉट बी की वैल्यू हो गई -2 3 1। डॉट प्रोडक्ट ऐसे करना है, पहले का एडिशन मल्टीप्लीकेशन, दूसरे का और तीसरे का, बीच में लगाना है प्लस, यानी 1 इंटू -2 करेंगे -2, फिर लगाना है प्लस, 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 6 -2 यानी 4 प्लस 3 यानी कि 7। तो ये वैल्यू आ गई हमारी ए डॉट बी की। चलो अब फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर लगाना है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। चलो ए डॉट बी की वैल्यू तो हमारी 7 मिल गई है, मैग्नीट्यूड दोनों का अंडर रूट 14 है। अब रूट 14 इंटू रूट 14 करेंगे तो रूट तो निकल जाएगा। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर 7 लिखेंगे नीचे 14, 7 2 जा 14, तो ऊपर रह गया 1, नीचे 2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। अगर 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टेबल थी, मतलब जो वैल्यू वाली टेबल थी ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपने याद की होगी तो आपको पता होगा कि कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 आएगी। कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 आएगी, वो हमारा आंसर रहेगा। अगर वीडियो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन तक आ गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कॉस थीटा की, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। तो टेबल में जो भी एंगल हमारा रहता है जिसमें कॉस की वैल्यू 1/2 आएगी, वही हमारा थीटा हो जाएगा। तो एक तरह के हम चेक कर लेते हैं कि वीडियो कोई ध्यान से देख रहा है कि नहीं। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर 4 3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 7 -2। तो हमें एक सर्कल का इक्वेशन, यानी चैप्टर नंबर 4 में से है ये क्वेश्चन, तो हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक फॉर्मूला जो आई थिंक टेक्स्ट बुक में नहीं होगी, लेकिन ये वाले क्वेश्चन के लिए काफ़ी सिंपल सी रहेगी, सबको समझ में आ जाएगी। तो पहले फॉर्मूला में लिखता हूँ इस तरह से, कि यहाँ क्यों लिखूंगा मैं, क्वेश्चन में ही लिखता हूँ। देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैं यहाँ पे एज्यूम ही कर लेता हूँ जो फॉर्मूला है हमारी। तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वेयर यहाँ पे जो x y तो वो तो इक्वेशन हो गया, लेकिन वेयर h एंड k इज इक्वल टू सेंटर एंड जो हमारी r है वो है रेडियस, जैसे सर्कल में रेडियस होती ही होती है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उसमें h और k हमारे सेंटर है और r हमारा रेडियस है। तो क्वेश्चन में देखो सेंटर के पॉइंट्स तो दिए गए हैं, मतलब कि जो हमने h के एज्यूम किया है उसकी वैल्यू तो हमें दी गई है कितनी, 4 3, और दूसरा ऐसा लिखा है कि सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 7 -2। तो एक सर्कल हमारा है जिसका सेंटर तो हमें दिया गया है 4 3, लेकिन वो सर्कल कोई पॉइंट में से पास हो रहा है जिसकी वैल्यू है 7 -2, यानी ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये वाले इक्वेशन में हम एच के की वैल्यू भी डाल सकते हैं और एक्स वाई की भी वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट दिया गया है, आगे हम पॉइंट लिखेंगे कि पॉइंट जो है वो हमारा है 7 -2। तो ये जो हमारा इक्वेशन 1 है उसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो मैं लिखता हूं कि सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन के अंदर हम इस सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो x की जगह लिखना है 7, तो देयरफॉर 7 माइनस h की जगह लिखना है 4,
तो 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y की जगह लिखेंगे -2, फिर माइनस, क्योंकि y माइनस के है और k की वैल्यू हमारी है 3, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो अब 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हैं, -2 माइनस 3 यानी -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये हो गया 9, ये हो गया 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 प्लस 9 यानी कितनी हो गई 34। ओके चलो, तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब इक्वेशन जब लिखते हैं तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं लिखते, तो x माइनस एच के की तो लिखेंगे, तो h की वैल्यू हमारी 4 प्लस y माइनस k, तो k की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे, k यानी कि 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर के, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 34। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मुझे पता है तब तक टेक्स्ट बुक में ये मेथड नहीं है, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक लेके तो नहीं बैठा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मेरे पास है भी नहीं मतलब। तो ये जो मैं 11th 12th में पढ़ाता हूँ, तो 11th में ये सर्कल वाले चैप्टर में ये वाली फॉर्मूला अप्लाई होती है। सबसे इजी है, मतलब x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें एक्स वाई पॉइंट्स हो गए कोऑर्डिनेट, और h के जो हमारा सेंटर है और r जो है हमारा रेडियस है। तो पहले हमने ये एज्यूम कर दिया, जिसमें एच के की वैल्यू तो ऑलरेडी है, लेकिन हमें आर स्क्वायर फाइंड करना था, जो हमने आर स्क्वायर फाइंड कर लिया, तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल कंप्लीट हो गया। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 4b चल रहा है ना, हाँ 4b। चलो अभी 5वां क्वेश्चन भी बाकी है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप शिद्दत से देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले बता ही दिया है कि इसी टाइप का पेपर आने वाला है। और आप बच्चे ऐसा ही है, मतलब जो आईएमपी रहता है वो देखते ही देखते हैं, बाकी सारे वीडियो आप नहीं देखते। जैसे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, सभी चैप्टर के सभी वीडियो, मतलब जो भी जितनी भी टाइप्स है उन सभी के वीडियो मैंने बनाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यूज़ तो उसी में आता है जिसमें मैंने आईएमपी लिखा गया हो। कि मैं जब पढ़ता था मैं भी ऐसे ही वीडियो देखता था, मतलब जो आईएमपी रहता है, जो काम का है वही देखे ना सर, बाकी सब कैसे देखेंगे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे फिर एग्ज़ाम के अगली रात को, जैसे 8 तारीख को हमारा पेपर है, तो 7 तारीख को काफ़ी बच्चे वीडियो देखेंगे और ऐसे लेजेंड मानते हैं खुद को कि वे ऐसे लिखते भी है कमेंट में कि लेजेंड वॉचिंग बिफोर नाइट ऑफ द एग्ज़ाम। अब लेजेंड हो कि क्या हो तो आपको ही मालूम है, लेकिन जैसे कि आज मैंने वीडियो अपलोड किया, अब एग्ज़ाम में 3-4 दिन ही बाकी है, तो आज से ही तैयारी करना है ऐसा नहीं, मतलब आपकी सारी तैयारियां हो गई है और आप लास्ट में सिर्फ रिवीजन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपकी तैयारी ही नहीं हुई है तो आपको 3-4 दिन तो मिनिमम, मतलब ये तो कम हो गए, लेकिन अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल आपके पास हो उन सभी को आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि मेहुल सर ने ये करवा दिया, यही आने वाला है, यही करके जाते हैं, फिर अगर आप एग्ज़ाम देने गए यही करके और ये नहीं आया तो सबसे ज़्यादा गाली तो मैं खाऊंगा, क्योंकि आप तो मुझे ही गाली दोगे कि सर ने तो यही बोला था लेकिन ये नहीं आया। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट में डालते भी है कि सर आप कैसा देते हो, आपकी वजह से हम फेल हो गए। भाई मेरी वजह से नहीं होंगे, आप खुद की वजह से ही फेल हो गए, क्योंकि मैं तो ये वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि यही आएगा, लेकिन इस टाइप का आएगा। तो इस टाइप को आपकी मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, तो प्रैक्टिस तो खुद करेंगे, मुझे थोड़ा आपके पेपर देने जाना है। अगर मैं जाऊँगा तो आप सब पास हो जाएंगे, लेकिन आपको खुद को जाना है पेपर देने के लिए, तो आपको खुद को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे विराट कोहली को कवर ड्राइव खेलना आता ही है, कवर ड्राइव का बादशाह है वो, किंग बोलते हैं उसे हम कोहली, लेकिन वो कवर ड्राइव की प्रैक्टिस अभी भी करता है। ऐसा भी नहीं कि मैच की रात की अगली रात को ही करता है, वो लगातार प्रैक्टिस करता रहे। अगर आप किंग कोहली के फैन हो तो मेरी नहीं तो किंग कोहली की तो ये बात जान लो कि प्रैक्टिस जो है वो हमें लगातार करती रहनी चाहिए। ओके, तो वीडियो लंबा हो रहा था तो थोड़ा ज्ञान मैंने बांट दिया। ओके चलो, तो यहाँ पे है कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, तो हमें 2 वेक्टर दिए गए हैं, उन दोनों को परपेंडिकुलर हो और ऐसा यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो उसकी भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, प्लस और माइनस a क्रॉस b, यानी कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और नीचे उन दोनों का मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू हमें है, तो हम ऐसा ही लिखेंगे कि हियर a बार इज इक्वल टू 312 और b बार की वैल्यू है हमारी 2 - 2 4।
तो सबसे पहले हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, पहले आई जे के लिखेंगे, उसके बाद 3 1 2, उसके बाद 2 -2 और 4। एक स्टेप डायरेक्ट करूंगा मैं, डिटर्मिनेंट आपको आता है। 4 1 जा 4, बीच में माइनस -4, जे के साथ आएगा 4 3 जा 12, बीच में -2 2 जा 4, के साथ आएगा 3 2 जा 6 -2 1 जा 2। चलो यहाँ पे आई के साथ वैल्यू आ गई 8, जे के साथ भी आ गया 8 और के साथ -8। तो ये हमारा वेक्टर बन गया 8 -8 और -8। तो ये वैल्यू हो गई हमारी A क्रॉस B की। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू √8² प्लस -8² प्लस -8²। तो मैंने पहले ही बताया कि स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो 64 + 64 + 64। अगर हम सिंपली ऐसे सिंप्लीफाई करें, जैसे 64 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि 3 × 64, जिसमें से 64 का रूट निकल जाएगा 8। तो हमें A क्रॉस B की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8√3। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इन तीनों का एडिशन 192 आता है, तो वो लिखेंगे तो चलेगा, उसके मार्क नहीं कट हो गए। लेकिन थोड़ा आपको प्रोफेशनली लिखना हो, जैसे आपको जो चेक कर रहे हो उस टीचर को इम्प्रेस करना हो, तो आप इसी तरह से लिखो तो बेहतर है। ओके, ऐसा कोई बड़ा ज्ञान तो नहीं जड़ दिया इसमें। 3 × 64 था तो मैंने लिखा 3 × 64, जिसमें से 64 का रूट निकल के आ गया 8 और √3 एज इट इज। चलो अब जो फॉर्मूला थी हमारी, तो लिखेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ऐसा थोड़ा कुछ लिखना पड़ता है, द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, पहले प्लस और माइनस, फिर फॉर्मूला लिखेंगे A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो इज इक्वल टू पहले प्लस और माइनस, फिर ब्रैकेट में A क्रॉस B के एलिमेंट्स है हमारे 8 -8 और -8, और हमारा मैग्नीट्यूड जो आया है 8√3, तो सब एलिमेंट्स के नीचे लिखेंगे 8√3। तो यहाँ पे सारे 8 कट हो जाएंगे, तो बाहर रह जाएगा प्लस और माइनस 1/√3, कॉमा -1/√3, 8 तो सारे कट हो जाएंगे, और यहाँ भी -1/√3। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे सारे 8 को मिटा देना है, मगर नो 8 ना જોઈએ भाई। ओके, चलो એના ભાઈ જોઈએ નેક્સ્ટ। तो बीजो क्वेश्चन है हमारो, अला पाछू गुजराती आई गયું साहेब, नो हिंदी में। तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वर्क डन। ओके, तो चैप्टर वेक्टर, मतलब वेक्टर के चैप्टर के अंदर ये जो वाली टाइप है वो कंपलसरी एग्जाम में आते हैं और 4 मार्क्स में ही आएगी। तो हमें यहाँ पे फोर्सेस दिए गए हैं, एक फोर्स है और दूसरा भी है। एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम I - J to 3 - K, यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने 2 फोर्स अप्लाई किए, तो वो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, वो डिस्प्लेस होके यहाँ पे पहुँच गया। तो हमें कितना वर्क डन किया वो फाइंड करना है। वर्क की फॉर्मूला है F.T, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 फोर्स लगती है, तो फिर दोनों का एडिशन करके हम टोटल फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला फोर्स है F1, वो है I + J - 2K, यानी 1 1 - 2। उसके बाद दूसरा फोर्स है हमारा F2, उसकी वैल्यू है 2I + 2J - 4K, 2 2 -4। तो देयरफॉर टोटल फोर्स F इज इक्वल टू F1 + F2। तो यहाँ पे मैंने लाइन में लिखा है, तो दोनों का एडिशन कर देता हूँ, यानी 1 + 2 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, और -2 -4 -6 हो गया। चलो उसके बाद मैंने बोला ऐसे कि डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है कि आपको उसके अलावा जो भी 2 वेक्टर दिए गए हैं, एक I - J और दूसरा 3I + K, उसमें जो दूसरा वेक्टर है उसमें से पहला वेक्टर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बीजा माथी पहलू बात करवानो। तो दूसरा जो वेक्टर है हमारा 3I + K, यानी उसमें J नहीं है, तो हम लिखेंगे 3 0 और K की जगह 1। फिर माइनस, यहाँ पे देखिए तो I - J है, तो I मतलब 1, -J है यानी -1, K नहीं है तो हमें 0 लेना है। चलो 3 - 1 यानी 2 हो गया,
0 माइनस माइनस 1 यानी +1 हो गया, और 1 माइनस 0 भी हो गया +1। तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। फिर लिखेंगे कि वर्क डन जो हमें फाइंड करना है, कि वर्क डन W इज इक्वल टू फॉर्मूला है F डॉट डी, जिसमें F की वैल्यू हमारी आ गई है 33 माइनस 6 डॉट डी की वैल्यू आ गई है 211। ओके, चलो पहले का मल्टीप्लीकेशन होगा 6 प्लस दूसरी टर्म का हो जाएगा 3 प्लस तीसरी टर्म का हो जाएगा -6। तो हमारा आंसर आएगा 3 यूनिट्स। ओके, 3 आंसर आएगा, लेकिन हम यूनिट ऐसा करके लिखेंगे। तो क्या करना है, जो भी फोर्सेस दिए हैं उन दोनों का एडिशन करना है, और उसके अलावा की दो जो वेक्टर है उसमें दूसरा वेक्टर में से पहला वेक्टर जो है उसे सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्शन हो जाए उसके बाद F और D का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम जैसे डिटर्मिनर लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा करना नहीं है, पहले का करना है, दूसरे का और तीसरे का। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं तीसरा जो है हमारा लिमिट में से है। तो यहाँ पे लिमिट में ऐसे पोलिनोमियल के क्वेश्चन अगर आते हैं तो पोलिनोमियल के अंदर हमें करना है कि जैसे आप देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, मैं लिखता हूँ क्या दिया गया है कि हियर लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ऐसी वैल्यू दी गई है। तो हमें सबसे पहले ऐसा करना है कि x की वैल्यू जो 1 दी गई है उससे हमें इसका डिवीजन करना है। जैसे ऊपर वाली टर्म देखो आप, मैं यहाँ x की वैल्यू 1 लिखूंगा, और इन तीनों का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा मैं लिखूंगा। जैसे x स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 समझ लेंगे, x के साथ -6 और कोएफिशिएंट लास्ट वाला जो है वो 5। कैसे करना है डिवीजन, तो सबसे पहले यहाँ 0 लिखना है, 1 + 0 1 हो जाएगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो 1 × 1 1, इन दोनों का एडिशन -5 होगा, फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 1 × -5 हो गया -5, तो ये हो गया 0। तो जो क्वोशंट हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए वो आ गया। नीचे वाले का भी हम डिवीजन करते हैं अगर, तो ये तो 1 ही लिखेंगे x की वैल्यू, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया 2, x का हो गया -5 और लास्ट वाली टर्म हो गई 3। यहाँ कंपलसरी 0 लिखना है, ऐसे सीधी लाइन में एडिशन करेंगे और ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन, सीधी लाइन में एडिशन, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन। तो है ऐसा कि हमारा जो क्वेश्चन था जिसमें x स्क्वायर वाली पोलिनोमियल थी, लेकिन हमने x की एक वैल्यू लेकर उसे डिवाइड कर दिया। x की वैल्यू हमने कितनी ली है, 1, वो प्लस है कि इस तरफ आगे एक ब्रैकेट बना देगा x - 1, तो x स्क्वायर में से एक x तो आ गया, मतलब कि ये जो 1 है वो x का कोएफिशिएंट है, और ये जो है हमारी कांस्टेंट की वैल्यू। नीचे भी देखो यहाँ पे x स्क्वायर की पोलिनोमियल थी, उसमें से एक x तो हमने 1 ले लिया, यानी एक ब्रैकेट तो हो गया x - 1, तो ये जो कोएफिशिएंट रहेगा वो रहेगा x का, यानी वो 2x, और ये कांस्टेंट टर्म -3, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। अब हमें ऐसा करना है कि x की जगह वैल्यू लगानी है 1, तो ऊपर हो गया 1 - 5, नीचे 2 × 1 - 3, तो ऊपर हो गया -4, नीचे 2 - 3 यानी -1, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 4। ओके, तो लिमिट में ये वाली जो है मतलब पोलिनोमियल है, रैशनल पोलिनोमियल, ये वाली जो है वो IMP टाइप है। इस बार के लिए इसमें से एक न्यूमेरिकल आने ही वाला है, तो मैंने चैप्टर 5 के वीडियोस बनाए, उसमें टाइप 1 इस वाले क्वेश्चन किए, तो आपको वो देख लेनी है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है एक में समझ में ना भी आए शायद, तो 2-3 क्वेश्चन देख लेना, और ये टाइप हमें करनी ही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 5 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो उसमें भी लिमिट का क्वेश्चन आता है, जिसमें ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला कौन सी लगती है, हमें कैसे न्यूमेरिकल करना है, वो दोनों चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्मूला है कैसी, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x -1/x रहता है, तो उसका आंसर आता है log a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 15⁻x -5⁻x -3⁻x प्लस 1/x²। अब देखो जरा, 15 है और ये 5 3 है, तो मैं 15 की जगह 5 3 भी लिख सकता हूँ, मतलब 5 × 3। तो मैं ऐसा करता हूँ, 15 की जगह ऐसा लिखता हूँ, 5 की भी x 3 की भी x। क्यों, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है, और बाकी सारी टर्म एज इट इज, उनको छेड़ना नहीं है।
अब ऐसा होगा कि इन दोनों में से 5x कॉमन निकल आएगा। तो अगर हम दोनों में से 5x को कॉमन निकालेंगे तो पहली टर्म में से रहेगा 3x, बीच में माइनस, इसमें से कुछ नहीं रहेगा यानी 1। और इन दोनों में से अगर मैं -1 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, तो वो 3x -1/x² हो जाएगा। अब ऊपर 3x -1 भी कॉमन निकलेगा, तो पहली टर्म में से रहेगा 5x और दूसरी में से रहेगा सिर्फ -1। ये x² है तो मैं लिखूंगा x इंटू एक्स। क्यों ऐसा लिखूंगा, तो ये 3 एक फॉर्मूला बन जाएगी और ये 3 एक फॉर्मूला बन जाएगी, जहां पे इसमें a की वैल्यू हमारी 3 होगी और इसमें होगी a की वैल्यू कितनी, 5। ओके चलो, तो मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों को स्प्लिट करता हूँ, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो ऐसा लिखेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 3x -1/x इंटू, इसको अलग लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 5x -1/x। तो इसका आंसर हमारा log 3 हो गया और इसका आंसर हो गया हमारा log कितना, 5। तो ये हमारा हो गया लास्ट फाइनल आंसर। ओके, क्या किया हमने कि जो 15x था उसकी जगह 5x इंटू 3x लिखा, दोनों में से 5x कॉमन निकाला तो इसमें से 3x, इसमें से कुछ नहीं बचा यानी कि 1, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो अंदर 3x प्लस की जगह माइनस हो गया, फिर इन दोनों में से 3x कॉमन निकाला तो ये हो गया 5x और ये हो गया -1, फिर नीचे x² था तो 2 बार सेपरेट कर दिया x को, फिर ये 2 टर्म मल्टीप्लीकेशन में थी तो लिमिट को भी मल्टीप्लीकेशन में स्प्लिट किया, तो इसका आंसर log 3 आ गया, इसका आ गया log 5। तो यही आंसर है, ऐसे ही रहने देना है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमें फाइंड करनी है वैल्यू लिमिट की 1 - x अपॉन cos² x दिया गया है। पूरा पेपर खत्म होने को आया लेकिन ये है कि जाने का नाम नहीं ले रहा। ओके चलो, तो इसमें हमें फाइंड करनी है लिमिट, इस बार तो पेंट भी हमारा बोल्ड रह गया। चलो x टेंड्स टू π/2 दिया गया है, ऊपर है 1 - sin x और नीचे है cos² x, कोई बात नहीं। अब हमें करना क्या है कि इसकी कॉन्जुगेट लेनी है, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी आती है, मतलब आपको भी आती है। देखिए सबसे पहले 1 - sin x अपॉन cos² x है, उसे एज इट इज़ रहने देता हूँ और 1 + cos x से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 प्लस cos से ही डिवाइड करूँगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ a - b और a + b है, तो एक फॉर्मूला है कि अगर a - b a + b रहते हैं तो वो हो जाते हैं a² - b²। तो यहाँ 1 - sin² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - sin², और नीचे cos² के साथ एक और एक टर्म आ गई जो कि आ गई 1 + sin x। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 - sin² वो आइडेंटिटी है जो आप 10th में पढ़ के आए। गुजराती में कहूँ तो नित्य समझे कि 1 - cos² हो, sin² हो तो cos² થઈ જાય, तो 1 - cos² की जगह हमने लिख दिया, 1 - sin² की जगह हमने cos² लिख दिया और नीचे भी cos² था तो ये दोनों हो जाएंगे कट। अब x की जगह लिखना है π/2, तो 1/1 + sin π/2, sin 90 की वैल्यू हो जाती है 1, तो 1/1 + 1 यानी कि हमारा आंसर हो गया 1/2। ये सबसे इजी मेथड है जिसमें हमें कॉन्जुगेट यानी गुजराती में कहूँ तो करनी लेवानी है। 1 - sin x हमारी पास आता तो 1 + sin x થી મલ્ટીપ્લાય કર્યા, 1 + sin x થી ડિવાइड કર્યા, ऊपर a - b a + b એટલે a² - b² यानी कि 1² - sin² x, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 1 - sin² की आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी cos² x। ओके चलो, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा लिमिट का ही है, उसमें भी एक फॉर्मूला अप्लाई होती है। इस बार पेन को हम थोड़ा सा पतला कर देंगे। ओके चलो, तो कौन सी फॉर्मूला है, फॉर्मूला है कि लिमिट लाल रह गई, x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/x रेज़ टू, अगर x होता है तो उसका आंसर आता है e, मतलब कि x के साथ जो भी टर्म हो, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है तो वो यहाँ पे भी 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखो जरा क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, अब लाल तो लाल ही सही। चलो x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, 1 + 5/x रेज़ टू 2x है। सबसे पहली बात फॉर्मूला में यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 5 को हम नीचे डाल देंगे, तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/x/5, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर रहता तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर से हमने डिनोमिनेटर में ले लिया।
अब मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पे जो x मतलब यहाँ पे जो टर्म है वही पावर में होनी चाहिए, तो यहाँ पे x के साथ नीचे 5 है, तो मुझे यहाँ पे भी 5 बनाना पड़ेगा। चलो एक स्टेप लिखूंगा, वरना एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखेंगे कि 1 प्लस 1/x⁵, और यहाँ पे 2x है। तो देखो मुझे x के साथ 5 चाहिए, तो मैं ऐसे नीचे 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ऐसा हो गया कि यहाँ पे भी x/5 हो गया, यहाँ पे भी x/5 हो गया, तो आपको यहाँ पे भी x/5 लिख देना है। ऐसा कोई नियम भी नहीं है क्या लिखना है, ऐसे 3 जगह पे सेम वैल्यू बना देनी है। और मैंने फॉर्मूला में बताया कि अगर 3 जगह पे सेम वैल्यू होती है तो उसका आंसर कितना आता है, e, तो मैं ऐसे लिख दूंगा e। लेकिन पावर में और क्या रहेगा, तो कि 2 × 5 रहेगा, तो 2 5 10 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा e⁻10। सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाती है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं लास्ट हमारा क्वेश्चन 5b, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें find the equation of line passing through the point 2 4 and perpendicular to the line 5x minus 7y plus 11 equal to 0। तो हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन इससे परपेंडिकुलर भी है और ये पॉइंट में से निकलती भी है। तो सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि अगर हमारे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इससे परपेंडिकुलर हो ऐसी लाइन का अगर हमें इक्वेशन लिखना हो तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये याद रख लेना, शॉर्टकट मेथड है, एग्जाम में ये चल जाएगी आपकी। क्या करना है, तो x के साथ जो था उसे y के साथ ले जाओ, y के साथ जो था उसे x के साथ ले आओ और थोड़ा सा साइन चेंज कर लो। तो देखो मैं क्या लिखूंगा कि द रिक्वायर्ड लाइन जो हमें मांगी गई है, द रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू 5x माइनस 7y प्लस 11 इक्वल टू 0 बी। ओके चलो मैंने क्या कहा आपको कि x के साथ जो है उसे y के साथ ले जाओ और y के साथ जो है उसे x के साथ ले आओ और उसकी साइन भी चेंज करो। तो ये ऐसा हो जाएगा -7x माइनस 5y प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, जो कि होगी भी क्योंकि हमें एक पॉइंट दिया गया है, तो इसे हमने एज्यूम कर लिया। तो हम आगे ऐसे लिख देते हैं लेट। ओके चलो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है जो हमें डिमांड मतलब हमें मांगी गई है, और ये जो है वो इक्वेशन मतलब जो पॉइंट 2 4 से निकल रही है। तो लिखता हूँ विच इज पासिंग थ्रू 2 4, विच इज पासिंग थ्रू 2 4। तो क्या करेंगे हम, x की जगह 2 और y की जगह 4 लगा देंगे। तो -7 × 2 -5 × 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 7 2 14, 5 4 20 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 34 प्लस k इज इक्वल टू 0, -34 पहली बाजू जैसे है ये प्लस 34। ओके चलो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 the required or the equation of line, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई हमारी -7x माइनस 5y, k की जगह वैल्यू आ गई +34 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके तो सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है उसमें x और y के कोएफिशिएंट को चेंज और साइन भी चेंज करनी है, फिर जो पॉइंट दिया गया है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे x और y की जगह, तो अननोन k की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल जाएगा। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। ओके चलो सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो सबसे पहले सेंटर और रेडियस फाइंड करना हो तो जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो एक ही फॉर्म में होना चाहिए, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में रहता है तभी हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से दिया गया है लेकिन 4x² 4y² ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले काम यही करेंगे कि इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पूरा इक्वेशन अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये x² हो जाएगा, ये y² हो जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, और यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा।
अब इसे हमें कंपेयर करना है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो मैंने ऊपर लिखा है, तो इसे हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो जरा, यहाँ पे 2gx है और यहाँ पे 2x लिखा है, मतलब x की जगह x तो है लेकिन 2g की जगह 2 लिखा है, तो g की वैल्यू 2/2 यानी कितनी 1 हो गई। ओके चलो, यहाँ y के साथ 2f लिखा है और यहाँ y के साथ माइनस है, -3 है, तो f की वैल्यू हो गई -3/2 और इक्वेशन में जहाँ पे प्लस c है उस वहाँ पे -3/4 है, तो c की वैल्यू भी मिल गई। अब जो हमें सेंटर फाइंड करना है तो सेंटर के पॉइंट है -g -f, यानी कि -1 और -3/2, क्योंकि f की वैल्यू भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 और +3/2 वो मिल गया हमें हमारा सेंटर। उसके बाद रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस की जो फॉर्मूला है वो है √g² प्लस f² - c। तो g की वैल्यू लगानी है, उसका स्क्वायर करेंगे, g की वैल्यू हमारी 1 प्लस f की वैल्यू -3/2 उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस c की वैल्यू है -3/4। ओके चलो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस करेंगे 3/4, एलसीएम निकालेंगे वो 4 हो जाएगा। इन दोनों के पास तो 4 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 + 9 + 3, 9 + 3 यानी 12 + 4 यानी 16/4, तो वो हो गया 4 और रेडियस आ गई हमारी 2, क्योंकि 4 का रूट निकलता है 2। तो सेंटर भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया। इसका भी डिटेल वीडियो हमने बनाया है चैप्टर 4 की टाइप नंबर 1। चलो उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो कोई अगर देख रहा है तो वेरी गुड, आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया। तो क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द सर्कल। ओके, तो सबसे पहले टेंजेंट की जो फॉर्मूला है वो लिखता हूँ, वो है हमारी x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू x+x1 प्लस f इंटू y+y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी फॉर्मूला है टेंजेंट की। और जो नॉर्मल की है वो कुछ इस तरह से है, x - x1 अपॉन x1 प्लस g इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y1 प्लस f। तो ये जो ऊपर वाली है वो टेंजेंट की है और ये जो है वो नॉर्मल की है। तो ये जो x1 y1 में लिखता हूँ वो है हमारा पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले वही लिखना है हमें कि यार x1 y1 इज इक्वल टू -2 और 2। ओके, अब जी अब कैसे निकालेंगे, तो अगले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही कि जो सर्कल का इक्वेशन है, ऐसे लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो क्वेश्चन में दिया गया है x² प्लस y² -2x प्लस 4y - 20 इज इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग टू x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो हमें gf की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2g है और ऊपर -2, तो 2g इज इक्वल टू -2, तो g की वैल्यू -1। ओके चलो उसके बाद देखते हैं, 2f की जगह 4 है तो 2f इक्वल टू 4, तो f की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की जगह है -20। तो GFC मिल गए हमें, पॉइंट x1 y1 की भी वैल्यू दी गई है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले तो फॉर्मूला ही लिखनी है उसकी, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू x+x1 प्लस f इंटू y+y1 प्लस c इक्वल टू 0। चलो सभी वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो x इंटू x1 की वैल्यू -2 प्लस y इंटू y1 की वैल्यू +2 प्लस g की जगह लिखना है -1 इंटू x प्लस x1 यानी कि -2 प्लस f की वैल्यू है हमारी 2 इंटू y प्लस y1 यानी कि +2 और प्लस c की जगह लिखना है -20। क्या करेंगे, तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया -2x, यहाँ पे y को भी मल्टीप्लाई करो +2y,
ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और +2, उसके बाद यहाँ +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y + 2 2 ज़ा 4 और ये हमारा -20 = 0। x वाली टर्म देखो तो -2x -x यानी कि -3x, y वाली टर्म में देखो 2y यानी कि 4y, और कांस्टेंट टर्म अगर देखते हैं तो 2 + 4 यानी 6 - 20 यानी कि -14 = 0। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की फॉर्मूला लिखता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थोड़ा क्वेश्चन लंबा रहता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा है x - x1 अपॉन x1 + g इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y1 + f। तो देयरफॉर x - x1 की वैल्यू है हमारी -2 अपॉन -2 + g की वैल्यू लगाएंगे, g की वैल्यू -1, ओके। y - y1 की वैल्यू 2 अपॉन y1 की वैल्यू 2 + f की वैल्यू लगाएंगे 2। ऊपर ये माइनस माइनस x + 2 हो जाएगा, नीचे -2 - 1 यानी -3, ऊपर y - 2 एज इट इज़, नीचे 2 + 2 4। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा x + 2 से मल्टीप्लाई, और -3 हो जाएगा y - 2 से मल्टीप्लाई। अंदर यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 8, यहाँ -3 को करेंगे तो -3y + 6। इन दोनों को इस तरफ ले आओ तो 4x + 8 + 3y - 6 = 0। 8 में से अगर 6 गया तो आंसर आएगा 4x + 3y + 2 = 0। यस, ओके। चलो, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसके बाद तो होगा भी नहीं क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व। क्वेश्चन 2 से लेकर हमने क्वेश्चन 5 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। सबसे पहले ले जा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी तैयारियाँ कर ली हमने। बंद कर देता हूँ। ओके, चलो, यहाँ पे दिखता है ऐसे, हाँ। तो ये जो हमारा वीडियो था वो था हमारी जो 8 तारीख को एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स 1 की, जिसमें हमारा 70 मार्क्स का पेपर आने वाला है, जिसका टाइम भी तुम्हारा मतलब 10:30 से 1 तक का ही होगा। ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ही बोल रहा हूँ, यही नहीं बोल रहा हूँ। तो वीडियो आपके पास आ गया हो, आपने देखा हो वीडियो पूरा, तो आप समझ गए होगे कि मेहुल सर ने थोड़ी थोड़ी मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। तो मैंने थोड़ी मेहनत की है, तो आपको सिर्फ सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है, मेरे लिए नहीं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा है, मैथ्स का जो भी डर रख रहे हैं उनको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये वीडियो करते हैं, वीडियो में जितने न्यूमेरिकल है वो आपके पक्के हो जाते हैं, उस टाइप के सभी पक्के अगर आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी आपके 50+ ईजिली आएंगे। MCQ के लिए मैंने बोला तो हमारी जो मैथमेटिक्स 1 की प्लेलिस्ट है उसमें हमने चैप्टर वाइज MCQ करवाए हैं, तो उन चैप्टर वाइज जो भी MCQ मैंने करवाए वो सभी आपको कर लेने हैं। अगर आप सभी कर लेते हैं तो आपके 14 में से 14 मार्क आ ही जाएंगे MCQ के अंदर, उसमें से ही आएंगे, डिट्टो वही क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो प्लेलिस्ट की भी लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाना। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन थंबनेल में देख लेना कि चैप्टर वाइज जो भी MCQ है वो आप कर लेना। और ये जो टाइप के न्यूमेरिकल है अगर ये भी कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि 70 में से 70 मार्क्स भी आएंगे आपके। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट में बताना, और जो गुजराती मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी बताना कि आपको समझ में आया है कि नहीं। ओके, तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसे मैंने मैथमेटिक्स का करवाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इंग्लिश का भी इसी तरह से IMP दूँ। अगर आप वो भी चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और एग्ज़ाम आ ही गई है ऑलमोस्ट, तो उसकी बराबर तैयारी करते रहना, और साथ में आपका ख्याल भी रखना, क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की तबीयत बगड़े, उसकी वजह से अगर आपका पेपर ख़राब हो तो वो ज़्यादा मतलब दुख देता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।